जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पेपर नंबर 4 पार्ट ए यूनिट 2 ही को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस देखा था। ठीक, आज हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर हम बात करें तो टॉप अथॉरिटीज कौन कौन सी, मतलब जो पॉलिसी बनाती हैं, जो पॉलिसी बिल्डिंग है या जिनके डिसीजंस लागू किए जाते हैं, तो हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखा था, नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जो एक्चुअल में हमारे देश की रक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक्चुअल में, प्रैक्टिकल। टॉप जो लीडरशिप है वो तो है, ठीक है, वो तो कमांड करने के लिए है, बट जमीन पर अगर हम बात करें तो वहां पर हमारे देश की रक्षा कौन कर रहा है। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, सशस्त्र सैन्य बल। ठीक, तो हमारा जो इसमें अगला टॉपिक है वो है आर्म्ड फोर्सेस, मतलब सशस्त्र सैन्य बल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम बात करें, सशस्त्र सैन्य बल की, तो हमारे देश की जो सुरक्षा है, ठीक है, मतलब हमारे पूरे देश की सुरक्षा जो है उसका उत्तरदायी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर है। मतलब जो हमारा सशस्त्र बल है, सेना, ठीक, उनके ऊपर देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ठीक, अब ये जो आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, ये किनके अंडर में काम करती हैं? तो मैंने आपको बताया था कल कुछ ऑपरेशंस, मतलब कल मैंने आपको बताए थे कुछ टॉप्स, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। तो ये आर्म फोर्सेस किसके अंडर में काम करती हैं? रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। मतलब इनको जो निर्देश या दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कौन निर्देश देता है? तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी फैसला अपने आप नहीं करते। उनको किसकी सलाह पर काम करना होता है? जो कैबिनेट होती है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मैंने कल आपको बताया था प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, ये जो फैसला करता है उस हिसाब से सारी चीजें होती है, और वही चीज पहुंचती है रक्षा मंत्रालय तक, और रक्षा मंत्रालय से आर्म फोर्सेस तक। मतलब हमारी जो जमीन पर अगर हम बात करें तो जो चीजें लागू की जाती हैं वो आर्म फोर्सेस के द्वारा लागू की जाती है। क्लियर हो रहा है? ठीक, अब हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं या हमारा जो सशस्त्र सैन्य बल है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, मतलब 3 प्रभाव है इसके। पहला है हमारी इंडियन आर्मी, थल सेना। ठीक, तो पहला कौन सा है? इंडियन आर्मी, थल सेना। दूसरा है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, या इसको जल सेना भी कह सकते हैं। ठीक, तो भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी, भारतीय जल सेना, इंडियन नेवी, और तीसरा है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। ये 3 मिलाकर के हमारा सशस्त्र सैन्य बल बनाते हैं, आर्म फोर्सेस बनाते हैं। ठीक, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ हद तक हमारा इंडियन कोस्टल गार्ड, मतलब भारतीय तट रक्षक बल, कोस्टल गार्ड। जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना, जो मतलब जैसे आप देखें तो समुंदर वगैरह में, इंडियन ओशियंस वगैरह में, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में कोस्ट गार्ड्स होते हैं। ठीक, तो इन कोस्ट गार्ड्स को भी आर्म फोर्सेस में रखा जाता है। ठीक, तो बट मेनली हमारे आर्म फोर्सेस में 3 होते हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, ये 3 होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में। और हमको जो ये आर्म फोर्सेस वाला टॉपिक पढ़ना है ना, इसमें हमको इन तीनों फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में और इंडियन एयरफोर्स के बारे में। ठीक,
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। उससे पहले जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स वो आपको याद रखना है, ठीक। तो आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें तो आर्म फोर्सेस जो हैं उनकी जिम्मेदारी होती है देश की रक्षा करना। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। भारत के हर क्षेत्र की रक्षा करना ये इंडियन आर्म फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा बात करें, अब मैंने आपको बताया होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की रक्षा करने की किसकी होती है, कैबिनेट की। मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी देश की रक्षा वहां की, अगर वो देश डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है अगर वहां पर, तो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक, नेशन का डिफेंस, रक्षा करना। इसके बाद बात करें, अब इनको कौन चलाता है आर्म फोर्सेस को, तो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक। जो इनको पॉलिसी फ्रेमवर्क या जो इनपुट्स हैं ये आर्म फोर्सेस को दिए जाते हैं ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा करके देश की रक्षा कर सके। मतलब पॉलिसी जो पूरा फ्रेमवर्क होता है वो कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और वो किसको ट्रांसफर करते हैं, आर्म फोर्सेस को। मैंने आपको बताया कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 डिविजन्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इन एडिशन इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक। तो बेसिकली 3 होती हैं, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी और भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स। ये 3 मेन डिविजन्स होते हैं। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको बताया था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो तीनों सेनाएं उनके जो प्रमुख हैं, ठीक है, या सुप्रीम कमांडर या हम कहें एक तरीके से सर्वोच्च कमांडर, वो कौन है, देश के राष्ट्रपति। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये था आर्म फोर्सेस। अब आर्म फोर्सेस में मैंने आपको बताया 3 डिविजन्स हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। हमें जो पढ़ना है वो तीनों को पढ़ना है, इंडियन आर्मी को भी, इंडियन नेवी को भी और इंडियन एयरफोर्स को भी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना, ठीक। देखिए देखिए हम जो तीनों पढ़ेंगे, चाहे हम इंडियन आर्मी पढ़ें, चाहे इंडियन एयरफोर्स पढ़ें, चाहे हम इंडियन नेवी पढ़ें, हम सबसे पहले इनका इतिहास पढ़ेंगे। मतलब ये जो हमारी भारतीय सेना है, ठीक है, ये कैसे बनी, ठीक है, मतलब अंग्रेजों के टाइम पर कैसी थी हमारी सेना, फिर आजादी के बाद हमारी सेना का प्रारूप कैसा रहा, ठीक। तो ऐसे हम पहले अपनी इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो सेना है इनके काम क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ इंडियन आर्मी। फिर इसके बाद हम इनका पूरा संगठन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे। मतलब जो हमारी इंडियन आर्मी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे हम, ठीक। जैसे आपने सुना होगा बटालियन होती है, कंपनी होती है, ब्रिगेड होती है, ये सब हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से कमांड हैं हमारे इंडियन आर्मी के, कौन कौन से कमांड हैं और कहाँ कहाँ पर हेडक्वार्टर है, ठीक। और इसके अलावा हम देखेंगे इनकी रैंक्स, मतलब जो ऑफिसर रैंक होती है, मतलब उसमें सबसे नीचे रैंक किसकी होती है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते 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 रैंक्स देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम इनके कुछ वेपन्स देखेंगे, हमारी इंडियन आर्मी के पास कौन कौन से वेपन्स हैं। और यही सेम प्रोसीजर हम नेवी के लिए भी रखेंगे और एयरफोर्स के लिए भी रखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडियन आर्मी, ठीक, भारतीय थल सेना, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी। देखिए अगर हम अपनी इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस हैव अंडरगॉन चेंजेस एट डिफरेंट पीरियड्स इन इट्स हिस्ट्री। देखिए हमारी जो भारतीय सशस्त्र बल है, ठीक है, इसमें अलग अलग समय पर इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। मतलब इट हैज अंडरगॉन मैनी चेंजेस अंडर डिफरेंट पीरियड्स इन इट्स हिस्ट्री। द वेरियस फेजेस ऑफ चेंज इन द इंडियन आर्मी आर एज फॉलोज। मतलब देखिए हमारी जो भारतीय थल सेना, इसमें विभिन्न चरणों में, ठीक है, कौन कौन से बदलाव आए वो अब हमें देखना है। जैसे सबसे पहला तो हमारी जो ब्रिटिश के समय, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था
उस समय भारत की सैन्य संरचना कैसी थी, मिलिट्री स्ट्रक्चर कैसा था हमारा। सबसे पहले हमें ब्रिटिश रूल में पढ़ना है कि ब्रिटिश रूल में हमारा जो सैन्य संरचना थी या मिलिट्री स्ट्रक्चर था वो कैसा है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमारी आर्म फोर्सेस में क्या परिवर्तन आए आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। देखिए 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए, ठीक। तो उसके बाद हमारी आर्म फोर्सेस में क्या चेंजेस आए उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे आफ्टर इंडो चाइना वॉर। देखिए भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में। इसके बाद भारतीय सेना में कुछ चेंजेस किए गए थे। अब वो क्या चेंजेस किए गए थे वो हम देखेंगे कि भारत और चाइना के युद्ध के बाद क्या किया गया। और इसके अलावा एक रिफॉर्म हुआ था, एक कमिटी बनी थी के वे कृष्णा राव रिपोर्ट, के वी कृष्णा राव कमेटी बनी थी। उसने जो रिपोर्ट दी 1975 में, उसके तहत सेना में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए वो हम देखेंगे। तो हमें 4 फेजेस में पढ़ना है। एक, अंग्रेजों के कार्यकाल के समय हमारी भारतीय सेना का संरचना कैसी थी। इसके बाद फिर आजादी के बाद हमारी सेना की संरचना कैसे हुई। फिर इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ 1962 का युद्ध, उसके बाद हमारे में क्या चेंजेस आए। और इसके अलावा के वी कृष्ण कमेटी बनी थी, के वी कृष्ण राव कमेटी, उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी 1975 में, उसके बाद क्या रिफॉर्म्स हुए हमें ये देखना है। तो ये 4 फेजेस में हमारे इंडियन आर्मी में जो चेंजेस हुए हमें वो देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, अंग्रेजों के समय में, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापना की। हमारे इंडियन आर्मी की या भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई। तो देखिए स्थापना जो इंडियन आर्मी की हुई वो अंग्रेजों के समय पे हुई, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो 1895 1895 में हुआ। मतलब हमारी जो इंडियन आर्मी है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1895 में, ठीक। अब देखिए 1895 की बात करें तो ये वो दौर था जब इस देश पर कंपनी का रूल चलता, सॉरी कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था। देखिए आप याद करिए 1857 हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने, अंग्रेजी सरकार ने भारत का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। मतलब उन उससे पहले हमारा देश किसके हाथ में था, कंपनी के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी, याद करिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 1858 से उनसे शासन ले लिया गया और किसके हाथ में चला गया वापस से, ब्रिटिश सरकार के हाथ में, ठीक। तो पहली बार 1895 में उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से जब वापस लिया, ठीक, तो इन्होंने 1895 में जाकर के एक भारत और ब्रिटिश इन दोनों की कंबाइंड एक आर्मी बनाई। मतलब जिसमें भारतीय भी होंगे और ब्रिटिश भी होंगे, इनकी मिला करके एक सेना बनाई, किसके द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा। क्योंकि देखिए 1858 में अंग्रेज सरकार ने कंपनी से शासन ले लिया था। अब जिम्मेदारी किसकी थी पूरे देश को संभालने की, अंग्रेज सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय भारतीयों को और अंग्रेजों को मिला के एक सेना बनाई 1895 में। और इस सेना में जो अधिकारी हुआ करते थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, याद रखिएगा। देखिए भले ही सेना में भारतीय भी थे, लेकिन अधिकारी जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। क्लियर। तो ऑफिसर्स कौन थे, ब्रिटिश थे। इसके बाद बात करें द बैरेक्स, लिविंग प्लेस ऑफ सोल्जर्स ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ब्रिटिश। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, चूंकि अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो अंग्रेज अपने लोगों को फेवर तो करेंगे ही करेंगे, और ये सेना में बहुत ज्यादा दिख रहा था। अगर आप देखें तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, भाई उस टाइम भी सेना हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पर कंपनी चलाती थी सेना। तो उस टाइम पर भी ये चीज हुई थी कि अब जो भारतीय सैनिक थे उनके साथ बड़ा भेदभाव होता था। तो जो जगह, जो बैरक, जिस देखिए बैरक क्या होता है, जहां सिपाही रहते हैं उसको बोलते हैं बैरक, ठीक है, याद रखिएगा। बैरक्स किसको बोलते हैं, जहां पर सिपाही रहते हैं, सिपाहियों के रहने का स्थान को बैरक कहते हैं। तो इस टाइम पर भी क्या था, भारतीय सैनिक जो थे उनके लिए अलग बैरक थे, और अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके लिए अलग बैरक थे। मतलब उस टाइम पर भी ये चीजें थी।
इसके अलावा बात करें, मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वर ब्रिटिश। मैंने आपको बताया ब्रिटिश भारतीय सेना जो बनी थी, इसमें ज्यादातर जो अफसर हुआ करते थे वो अंग्रेज होते थे। ठीक है, मतलब जो कमांडिंग पोजीशन पे होते थे वो कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। इसके अलावा बात करें, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी हैड वॉइस रॉय कमीशनड ऑफिसर्स हु वर इंडियंस। देखिए, अब ये जो ब्रिटिश भारतीय सेना है, इसमें वॉइस रॉय कमीशन अफसर होते थे जो भारतीय होते थे। मतलब वॉइस रॉय जो कमीशन ऑफिसर्स होते थे, ठीक, वो कौन होते थे? भारतीय होते थे। ठीक है, बाकी ज्यादातर ऑफिसर्स कौन होते थे? ब्रिटिशर्स होते थे। ठीक, यहां तक पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें, देयर अपॉइंटमेंट्स वाज डन बाय द वॉइसरॉय ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीडरशिप एंड एबिलिटी। देखिए, अब इनका जो नियुक्ति होती थी, ठीक, कि मतलब नेतृत्व जो करेंगे, ठीक है, इनकी नेतृत्व और क्षमता को देखते हुए इनको अपॉइंट कौन करते थे? वॉइस रॉय करते। ठीक है, इसीलिए इनको वॉइस रॉय कमीशन अफसर कहा जाता है। ठीक, मतलब ये क्या करते थे? ये इनकी जो नेतृत्व करने की और क्षमता देखते थे, वॉइस रॉय, और वॉइस रॉय इनको अपॉइंट करते थे, इसीलिए ये वॉइस रॉय कमीशन अफसर कहलाते थे। ठीक, इसके बाद बात करें, इन दी 1920s इंडियंस वेर अलाउड टू एंटर द लॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट इन इंग्लैंड एंड दे बिकेम किंग्स कमीशनड ऑफिसर्स। देखिए, अब 1920 में जाकर के भारतीयों को इंग्लैंड में रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट, इसमें प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी। मतलब पहले जो ये सिर्फ वॉइसरॉय के कमीशन ऑफिसर्स होते थे, 1920s तक आते आते इंडियंस को अलाउ कर दिया गया रॉयल मिलिट्री कॉलेज में एंट्री लेने के लिए, ताकि ये क्या बन गए? अब ये किंग्स के कमीशन ऑफिसर बनने लगे। ठीक, मतलब अभी तक जो वॉइसरॉय के बन रहे थे, अब किसके बनने लगे? किंग के भी कमीशन ऑफिसर्स बनने लगे। इसके अलावा बात करें, इन दी 1930s the system of Indianization started under which Indians were appointed in place of British officers। देखिए, अब 1930 तक आते आते, ठीक, अब भारतीयकरण शुरू हो गया सेना में। ठीक, देखिए, आप टाइमिंग देखिए, इस हिसाब से अगर देखिए तो 1930 के समय जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन थे वो चल रहे थे, नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे। अब देखिए, जाहिर सी बात था, अंग्रेजों को अब ये लग गया था कि भाई अब हमें भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा सेना में, क्योंकि अगर हम अंग्रेजों को रखेंगे सेना में, ठीक, तो हो सकता है इसका विरोध और ज्यादा। तो इसलिए उन्होंने धीरे धीरे भारतीयों को रखना शुरू किया। तो अब भारतीय भी अपॉइंट होने लगे, इंडियंस भी अपॉइंट होने लगे इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जगह पर अब इंडियंस को भी रखे जाने लगा आर्मी में। इसके अलावा बात करें, अब यहां पर जो सैनिक जिनकी नियुक्ति हो रही थी वो अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति से थे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। तो विभिन्न धर्मों और जातियों के, वर्गों के सैनिक जो हैं वो शामिल हुआ करते थे, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं था। इसके अलावा बात करें, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टार्ट पुलिस फोर्सेस इन इंडिया। देखिए, इनका मेन उद्देश्य क्या था? भारत में पुलिस वर्गों की शुरुआत करना। ठीक, देखिए, उस टाइम पर नेशनल मूवमेंट्स बहुत चल रहे थे, तो बहुत जगहों पर क्या होता था? प्रोटेस्ट होता था। तो प्रोटेस्ट होता था तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ती थी? पुलिस की, सेना की। तो इसलिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक भारत को क्या बना दिया जाए? पुलिस वर्ग की शुरुआत करना। इसके अलावा बात करें, इंडियन सर्व्ड ऑन फॉरेन सॉइल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की तरफ से भारतीय सैनिक भी लड़ने गए थे। ठीक है, और भारतीय सैनिक बहुत सारे शहीद भी हुए थे। ठीक है, तो इंडियंस थे वो। ठीक है, लेकिन वो लड़ने किसकी तरफ से गए थे? अंग्रेजों की तरफ से गए थे। तो पहले विश्व युद्ध में जो लड़ाई हुई थी उसमें इंडियंस ने जो है विदेशी धरती पर भी अपनी सेवाएं दी थी। इसके अलावा बात करें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते भारतीय सेना जो हो गई थी वो सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना बन गई थी, वॉलंटरी आर्मी बन चुकी थी। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द इंडियन आर्मी बिकेम द लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी। मतलब सबसे बड़ी स्वैच्छिक सेना बन गई थी। कौन सी? भारतीय सेना।
समझ में आया आपको? तो अंडर ब्रिटिश राज आपको समझ में आया। ठीक, मैंने आपको बताया 1895 में भारतीय और ब्रिटिशर्स को मिला के एक सेना बनाई गई। ये सेना किन्होंने बनाई? ब्रिटिश सरकार ने बनाई। ठीक, इस सेना में जो ऑफिसर हुआ करते थे वो अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक, इसके अलावा इनमें जो वॉइस रॉय जिनको अपॉइंट किया करते थे वो भी अफसर हुआ करते थे, जिनको वॉइस रॉय कमीशन अफसर कहा जाता था। फिर इसके बाद वॉइस रॉय जो थे वो इनकी एबिलिटी और लीडरशिप क्वालिटी को देख करके इनको अपॉइंट करते थे। 1920 में भारतीयों को भी अलाउ कर दिया गया रॉयल मिलिट्री कॉलेज में एंट्री के लिए, ताकि वो किंग के भी कमीशन ऑफिसर बन सके। और 1930 में भारतीय जो है वो अधिकारी बनने लगे सेना में। ठीक, अब सेना में रिक्रूटमेंट जो हो रहा था वो सभी रिलीजियन और क्लासेस के साथ हो रहा था। और इंडिया में 2 बार सर्व किया विदेशी धरती पर अंग्रेजों की तरफ से इंडियंस ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड। यहां तक समझ में आया आपको? तो ये था ब्रिटिश राज में भारतीय सेना। इसके बाद अगला बात करेंगे स्वतंत्र भारत। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को, ठीक, भारत को आजादी मिल गई थी। ठीक, लेकिन इस टाइम पर सेना नहीं बनी थी। सेना वही वाला सिस्टम चल रहा था जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। ठीक, जो पहली बार इस्टेब्लिशमेंट हुआ, स्थापना हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो हुई 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिशमेंट हुआ आर्म फोर्सेस का। ठीक, इससे पहले आर्म फोर्सेस नहीं था, इससे पहले सिर्फ सेना थी। अब क्या बनी? आर्म फोर्सेस। इसके अलावा बात करें ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द इंडियन आर्मी वाज क्रिएटेड ऑन द लाइंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। देखिए अंग्रेजों के समय पर, ब्रिटिश काल में अगर हम बात करें तो भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना की तर्ज पर बनाया गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के टाइम पर पूरी जो सेना थी वो 2 भाग में बढ़ गई, इंडिया और पाकिस्तान। देखिए मैंने आपको बताया था जब आजादी मिली हमको तो 2 नेशंस बने। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन बने, रिपब्लिक सॉवरेन, इंडिया और पाकिस्तान। तो जो सेना भी थी वो भी 2 भाग में बढ़ गई, इंडिया और पाकिस्तान। इसके बाद बात करें तो इस टाइम पर जो फील्ड मार्शल थे, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो फील्ड मार्शल थे उनका नाम था क्लॉडे ऑकलैंड, जो कमांडर थे इंडियन आर्मी के। ठीक, इन्होंने ही एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी फॉर द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन आर्मी। मतलब ये उस टाइम पर ये फील्ड मार्शल थे क्लॉडे ऑकलैंड। ठीक, इंडिपेंडेंस के टाइम पर, मतलब जब भारत आजाद हो रहा था उस समय पर। और इन्होंने ही क्या रखी? एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि आजादी के बाद भारत की सेना किस तरीके से बननी चाहिए, मतलब भारतीय सेना की संरचना। ठीक है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट सबमिट करी। इसके बाद बात करें, इन्होंने सजेस्ट किया कि टोटल आर्मी 2 लाख की होनी चाहिए, विच शुड बी डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, विच शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखिए इन्होंने ये सुझाव दिया कि 2 लाख की सेना होनी चाहिए जो 10 भागों में विभाजित हो और जिस पर आंतरिक सुरक्षा का दायित्व हो। हु हैज गॉट टू शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर हुआ ये? ठीक, ये था। तो ये आजादी के बाद जो हमारी आर्म फोर्स बनी उसका। ठीक, मैंने आपको बताया एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों की तर्ज पर बनाई गई थी भारतीय सेना। इंडिपेंडेंस के समय में पूरी सेना जो हो गई वो भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गई। उस टाइम पर जो कमांडर थे क्लॉडे ऑकलैंड, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि नया स्ट्रक्चर कैसा हो। उसके तहत उन्होंने बोला कि 2 लाख की सेना को 10 भागों में विभाजित किया जाए जो आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये था आर्म फोर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, तो आपको जो मैं बताते जा रहा हूँ पॉइंट्स, यही नोट करते चलिए। इसके बाद बात करें, इसके बाद हुआ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी आफ्टर द इंडो चाइना वॉर 1962। देखिए भारत और चाइना के बीच 1962 में एक युद्ध हुआ। ठीक, जिसमें भारत को बुरी तरीके से हार मिली। ठीक, तो उसके बाद हमारी सरकार को भी ये समझ में आया कि भाई हमें अपनी सेना को फिर से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेना को ये समझ में आ गया कि भाई चाइना से युद्ध के बाद से
हमें ये समझ में आ गया कि भाई हमारी सेना जो है वो बड़ा युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम बहुत बुरी तरीके से चाइना से हारे। ठीक है, हमारी प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो गई, हम मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो गए। ठीक, तो इसके बाद फिर भारत सरकार को भी ये लगा कि नहीं भाई, हमें फिर से पुनर्गठन करना होगा हमारी सेना। ठीक, तो इंडो चाइना वॉर के बाद से फिर से पुनर्गठन हुआ सेना का, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी आर्मी। तो सबसे पहले बात करें तो इंडो चाइना का जो वॉर हुआ 1962 में, वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। देखिए, हमारा जो हिंदुस्तान और चाइना का जो युद्ध हुआ वो बेसिकली दो जगह पर हुआ, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, जिसके कारण हुआ क्या, एक तो हमारी आर्मी बहुत बुरी तरीके से हारी। ठीक, तो उसके चलते हुआ क्या कि कई सारे संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए। ठीक, सरकार को ये लग गया कि भैया हमें एक मजबूत सेना चाहिए, फ्यूचर में कभी युद्ध हो गया तो हम उसके लिए तैयार रहें। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारी सेना कितनी मजबूत है। हमारी सेना इतनी मजबूत है कि किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि हमसे डायरेक्ट युद्ध कर सके, क्योंकि हमारी सेना बहुत मजबूत है आज की। लेकिन जब चाइना से युद्ध हुआ था हमारा 1962 में, उस समय हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं थी। तो सरकार को भी ये लगा कि भैया हमें एक मजबूत, ठीक, एक सशक्त सेना चाहिए। ठीक, तो इसके लिए उन्होंने कुछ चेंजेस किए, स्ट्रक्चरल चेंजेस किए आर्मी में। क्या क्या चेंजेस किए? सबसे पहली बात तो सैनिकों की संख्या को बढ़ा करके 5,50,000 से 8,25,000 कर दिया। मतलब बड़ी संख्या में सेना को भर्ती किया गया। ठीक, मतलब सेना की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्तमान सैन्य बल वायुसेना का आकार भी बढ़ाया गया, तथा नौसेना में भी अगर हम बात करें तो 69 जहाज नेवी को दिए गए। मतलब 69 जहाज देने का निर्णय किसको लिया गया? नेवी को दिया गया। मतलब इन्होंने पूरी तरीके से स्ट्रक्चरल चेंज किया। ठीक, इसके अलावा बात करें तो जो हमारी जो आर्मी थी, ठीक, उनको एक तरीके से पहाड़ी एरिया में, मतलब देखिए हमारा युद्ध चाइना से कहां हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में। युद्ध तो हुआ था लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, लेकिन हमारी जो सरकार है उसने ये डिसाइड किया कि भाई हम यहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी हम आर्मी का एक डिवीजन बनाएंगे। मतलब हम आर्मी का डिवीजन वहां भी गठित करेंगे। आज आप देखें तो आर्मी का डिवीजन अरुणाचल प्रदेश में भी है, लद्दाख में भी है और उत्तराखंड में भी है। मतलब पहाड़ों में भी हमारी सेना मौजूद है। तो ये कब डिसाइड हुआ? 1962 के युद्ध के बाद, कि हम वहां पर भी अपनी क्या लगाएंगे? सेना की डिवीजन, आर्मी डिवीजन का गठन करेंगे। एक, इसके अलावा बात करें तो इस समय पर कई सारी राइफल्स और लाइट मशीन गन्स, ठीक है, इनको भी इंडक्टेड किया गया। मतलब इस टाइम पर यह तय किया गया कि भाई जो हल्की मशीन गन है, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, हल्की मशीन गन मतलब जो लाइट वेटेड हो, ताकि देखिए हमारे सैनिक जब बंदूक चलाएं तो उनको बहुत ज्यादा वजन या भारी ना लगे। तो इसीलिए लाइट मशीन गन्स का इस्तेमाल भी करना शुरू किया गया 1962 के बाद। ठीक, तो ये सारे फंडामेंटल चेंजेस किए गए। एक तो सैनिकों की ताकत बढ़ाई गई। इसके अलावा एयरफोर्स को भी और नेवीज को भी जहाज दिए गए। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्र में भी आर्मी डिवीजन बनाया गया, अरुणाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, क्योंकि यही तो हमारा युद्ध हुआ था चाइना से। ठीक, और इसके अलावा हमने लाइट मशीन गन, हल्की मशीन गन को नए हथियार के रूप में शामिल करना शुरू किया। ठीक, तो ये पॉइंट्स थे इंडिया और चाइना के वॉर के बाद 1962। इसके बाद बात करें तो इसके बाद एक कमीशन बना था, के वी कृष्ण राव कमेटी। इस कमीशन को बनाने का उद्देश्य ये था कि सेना में कैसे हम उसका आधुनिकीकरण कर सकें। ठीक है, मतलब सेना को मॉडर्नाइज कैसे किया जा सके, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। देखिए इस टाइम पर 1975 के समय में
हम 2 युद्ध और लड़ चुके थे। 1965 का युद्ध हमने पाकिस्तान से लड़ा था और 1971 का युद्ध। हालांकि वो दोनों युद्ध हम जीते थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार को ये लगा कि भाई हमें एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जिसमें आधुनिकता का इस्तेमाल किया जा सके सेना में। क्योंकि धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारी सेना आप देखें कितनी आधुनिक हो चुकी, कितने ऑटोमेटिक वेपन्स हैं हमारे पास, रडार सिस्टम है हमारे पास। क्यों किया गया? क्योंकि ये जरूरत है, ये मांग है आज। ठीक, क्योंकि जब दुश्मन देश जो है वो अगर अपनी सेना का बढ़ावा करेगा तो जाहिर सी बात है हमको भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। तो 1975 में ही सरकार को ये लगा कि नहीं भाई, हमको मॉडर्नाइजेशन करना होगा सेना के अंदर। तो एक कमेटी बनाई गई, के वी कृष्ण राव कमेटी। ठीक, तो 1975 में एक लॉन्ग टर्म कमेटी बनाई गई, के वी कृष्ण राव कमेटी। इसका पर्पस था मॉडर्नाइज करना। मैंने आपको बताया आर्म फोर्सेस का आधुनिकरण करना। ठीक, अब ये लिखा था 2000 तक, सन 2000 तक हमें आधुनिकरण बनाना। ठीक, अब इसके जो चेयरमैन थे मैंने आपको बताया वो थे जनरल के वी कृष्ण राव। ये हमारे 12वें आर्मी चीफ थे इंडियन आर्मी के। ठीक, तो जो के वी कृष्ण राव है, जनरल के वी कृष्ण राव, ये 12वें आर्मी चीफ थे। ठीक है, मतलब भारतीय सेना के सेना प्रमुख 12वें। ठीक है, वो कौन थे? जनरल के वी कृष्ण राव। क्लियर हुआ? ठीक, इन्होंने हेड किया था। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी जिसके तहत इन्होंने कुछ चीजों को और ऐड ऑन करने की बात करी आर्मी में। जैसे कि हेलीकॉप्टर्स। आपने देखा हो आज हमारी सेना के पास अपने हेलीकॉप्टर्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा बोफोर्स, ठीक, बोफोर्स गन्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ट्रैक्ड व्हीकल, ट्रैक वाहनों का, जैसे बीएमपी, T-72 टैंक, ठीक है, इनको शामिल करने की बात की गई। मतलब एक तो हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बोफोर्स गन्स का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा ट्रैक्ड व्हीकल जैसे बीएमपी है, T-72 टैंक है, ये सारी चीजें। तो ये सारे रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए बाय के वी कृष्ण राव। ठीक, के वी कृष्ण राव कौन थे? ये 12वें आर्मी चीफ थे, जनरल के वी कृष्ण राव। क्लियर है? ठीक, तो अभी तक के आपको हमारे भारतीय सेना में क्या क्या चेंजेस हुए समझ में आया? सबसे पहले हमने देखा अंग्रेजों के समय पे, उसके बाद आज़ादी के बाद, उसके बाद भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ उसके बाद, और फिर सरकार ने 1975 में एक कमेटी बनाई जिसको हेड किया जनरल के वी कृष्ण राव ने, जो कि 12वें आर्मी चीफ थे। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स, बोफोर्स और ट्रैक्ड व्हीकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट इंडक्शन की बात करी थी, बीएमपी और T-72। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट बेस्ड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जनरली ऑब्जेक्टिव पेपर्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी इज द थर्ड लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड एंड इज द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। देखिए, भारतीय सेना अगर हम बात करें तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। ठीक है, और विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। ठीक है, विश्व की सबसे ताकतवर सेना है। ठीक, इसके अलावा बात करें, इसमें तकरीबन 11 लाख मेल और फीमेल सोल्जर्स हैं। मतलब पुरुष और महिला सैनिक है करीबन 11 लाख के आसपास। ठीक, हमारी जो भारतीय सेना है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, तो जो हमारी आर्मी है इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा बात करें तो जो टॉप कमांडर होते हैं, जो सुप्रीम कमांडर होते हैं सेना के, आर्मी के, उनको बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक, ठीक है, तो सेना अध्यक्ष कहा जाता है इनको। क्या बोला जाता है? सेना अध्यक्ष। ठीक है, इनको कौन सा टाइटल दिया जाता है? जनरल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 12वें आर्मी चीफ थे जनरल के वी कृष्ण राव, जनरल। ठीक, तो इनको टाइटल क्या दिया जाता है? जनरल का। ठीक है, जनरल की पदवी दी जाती है इनको।
जो हमारे सेना अध्यक्ष होते हैं। आर्मी डे जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th जनवरी। 15 जनवरी को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारे सबसे पहले आर्मी चीफ थे जनरल के एम करियप्पा, आजाद भारत के सबसे पहले कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा, ठीक, इन्होंने इसी दिन सबसे पहला कमांडर इन चीफ की ओथ ली थी। मतलब ये सबसे पहले कमांडर इन चीफ, ठीक, 15 जनवरी को बने थे। और कब बने थे? 1948 में। तो 1948 में इन्होंने 15 जनवरी को सबसे पहली बार भारत का सेना का मुख्य कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसको पोजीशन को लिया था लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने 15 जनवरी को पद ग्रहण किया था, इसी कारण से 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 15 जनवरी। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा इंडियन आर्मी का मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक, स्वयं से पहले सेवा करना, मतलब खुद के बारे में ना सोच करके पहले सेवा भाव। आप देखें हमारी सेना अपने बारे में नहीं सोचती, वो देश की सुरक्षा और देश के लोगों की रक्षा के बारे में सोचती है। तभी तो आप देखिए वो कितनी टफ सिचुएशन में, कितने टफ एनवायरमेंट में, ठीक, बॉर्डर पर किसके लिए खड़े हैं? हमारे लिए खड़े हैं। क्योंकि उनका जो उद्देश्य है या ध्येय या मोटो है वही है सर्विस बिफोर सेल्फ। खुद से पहले, स्वयं से पहले सेवा करना, देश सेवा करना। क्लियर? ये इनका मोटो। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करिएगा। ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, आर्मी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जनरल के एम करियप्पा ने पहले कमांडर इन चीफ की पोस्ट ली थी 15 जनवरी को 1948 में। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये नोट डाल करके रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना के कार्य क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अब हम देखते हैं भारतीय सेना के कार्य। सबसे पहला कार्य है फाइट वॉर टू काउंटर एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए, बाह्य आक्रमण का मुकाबला करने के लिए युद्ध करना। देखिए, अगर कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करेगा तो कौन सबसे फ्रंट पर जा करके लड़ाई लड़ेगा? हमारी इंडियन आर्मी। ठीक है, तो भारतीय थल सेना जो है इसका सबसे पहला काम है युद्ध लड़ना बाह्य आक्रमण से, बाह्य आक्रमण से। ठीक, इसके अलावा बात करें एंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स। देखिए, हमारी सेना का काम सिर्फ बाहर से बाह्य आक्रमण का मुकाबला करना नहीं है, आंतरिक खतरों के विरुद्ध भी अगर हम बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट को सुनिश्चित करना। मतलब कि आंतरिक तौर पर भी अगर कहीं कोई ऐसा डिस्टरबेंस आ जाता है तो इंडियन आर्मी, जैसे अगर मान लीजिए आंतरिक तौर पर, वैसे तो आंतरिक तौर पर सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्सेस हैं, ठीक है, पुलिस बल है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें आर्मी की जरूरत होती है। जैसे कि कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, ठीक, तो उसको काउंटर करने के लिए कौन आता है? सेना आती है। ठीक, जैसे आप याद करिए मुंबई पर अटैक हुआ था 2008 में। ठीक, तो बाद में जब पुलिस से नहीं चीजें संभल पाई थी तब उसके बाद में सेना को बुलाया गया था। ठीक, तो हमारी आर्मी आई थी। ठीक, एनएसजी क्या है? आर्मी तो है। ठीक, एक तरीके से सेना ही है वो भी। ठीक, तो इंटरनल सिक्योरिटी भी उनकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा बात करें शोइंग पावर एंड कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज विद फ्रेंडली कंट्रीज। देखिए, आपने देखा हो हमारे यहाँ जो होता है मित्र देशों के साथ शक्ति प्रदर्शन और इसके अलावा संयुक्त अभ्यास किया जाता है। जैसे आपने देखा हो कई बार
हमारा जैसे जो फ्रेंडली कंट्रीज है, जैसे रशिया है, रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक, तो उनके साथ कई बार संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास भी चलते हैं। भारत और रशिया के चलते हैं, भारत और जापान के चलते हैं, ठीक। तो जो मित्र देश हैं हमारे, ठीक है, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी कौन करते हैं? इंडियन आर्मी। इसके अलावा बात करें मेंटेन पीस एंड हेल्पिंग फ्रेंडली कंट्रीज। देखिए, कई बार जो हमारे मित्र देश होते हैं, वहां पर भी शांति बनाए रखना और उनकी सहायता करना, ये भी भारतीय सेना का काम होता है, ठीक। जैसे आप याद करिए 1985 में, 86 के आसपास, राजीव गांधी जी जो उस टाइम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने शांति सेना भेजी थी श्रीलंका, ठीक। चूंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश था और चूंकि वहां पर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने सुना होगा नाम एलटीटीई का, ठीक, एलटीटीई का नाम सुना होगा, प्रभाकरण, ठीक। तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे, ठीक, एक्टिविटीज, वायलेंट एक्टिविटीज श्रीलंका में हो रही थी, उसको रोकने के लिए और वहां पीस क्रिएट करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया था, शांति सेना के रूप में, ठीक। तो ये हमारी सेना का और भी एक काम है कि शांति और अपने मित्र देश की मदद करने के लिए, ठीक। और इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारे यहाँ प्राकृतिक आपदा आती है, नेचुरल डिजास्टर, या ठीक है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना। आप देखिए कहीं पर भी हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आती है तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तो रहती है, लेकिन साथ ही साथ हमारी सेना भी जाती है, हमारी आर्मी भी जाती है, हमारी एयरफोर्स भी जाती है, हमारे सब लोग, सेना के लोग जाते हैं वहां लोगों की मदद करने के लिए, तो ये भी उनका काम, समझ रहे हैं आप? तो प्राकृतिक आपदा अगर कोई आ जाती है तो उसमें मानवीय सहायता प्रदान करने का काम भी कौन करती है? सेना करती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। क्लियर हुआ ये? तो ये भारतीय सेना के कार्य थे, बाहर वालों से लड़ना, अंदर इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल थ्रेट अगर कुछ होता है तो वहां लड़ना, इसके अलावा ज्वाइंट एक्सरसाइज करना विद फ्रेंडली कंट्रीज, मित्र देशों की हेल्प करना, पीस मेंटेन करना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना नेचुरल डिजास्टर के टाइम। तो ये क्या थे? भारतीय सेना के कार्य, फंक्शंस, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द इंडियन आर्मी। देखिए हमारे जो भारतीय सेना है, इसको कमांड कौन करता है और इसको नियंत्रण कौन करता है? भाई देखिए हमारी आर्मी जो है, उसको नियंत्रण भी तो कोई करता है ना। कल हम जो पढ़े थे, जो हमारे आर्म फोर्सेज है, उनको नियंत्रण करने वाले के ही बारे में तो पढ़े थे ना। हमने कल पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस के, ठीक। तो जो सबसे ऊपर जो कमांड जिसका होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का। सबसे पहला पॉइंट क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं सभी फोर्सेस के। इसके अलावा बात करें, मैंने आपको बताया था द इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द आर्मी। हमारी सेना को एक्चुअल तौर पर कंट्रोल कौन करता है? भारत सरकार, ठीक। चुना हुआ राजनीतिक नेतृत्व, पॉलिटिकल लीडरशिप विच हैज बीन इलेक्टेड, हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सेना को कंट्रोल करेगी। इसके अलावा बात करें, एग्जीक्यूटिव जो कंट्रोल करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ द थ्री फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। देखिए ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं ज्वाइंटली, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर मतलब एक तरीके से कहा जाए तो प्रधानमंत्री, ठीक। डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, और इसके अलावा तीनों फोर्सेस के भी चीफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये इनके हाथ में कमांड होती है। और मेनली जो पूरा काम इनका करते हैं आर्म फोर्सेस का, वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पूरी आर्म फोर्सेस हमारी किसके लिए काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डज द वर्क फॉर देयर अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट करना, इनका रिसोर्स मैनेजमेंट करना, मतलब इनको जो फाइनेंशियली, मतलब आर्थिक, ठीक है, ठीक है, आर्थिक प्रबंधन करना, ठीक है, स्रोत प्रबंधन मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट,
मतलब हथियार वगैरह चाहिए तो वो भी कौन प्रोवाइड कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक, तो ये इनका कमांड और कंट्रोल है इंडियन आर्मी का। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक, ये सब। ठीक, और इनको पूरा जो मुहैया कराना, पूरे इनका अपॉइंटमेंट करना, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना, ये सब कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर हो रहा है? ठीक, अब हम पढ़ेंगे मेनली इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका संगठन और संरचना। ठीक, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इनके ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर की। देखिए, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे सबसे ऊपर से। ठीक, मैं राइट हैंड साइड पर आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ। इसमें मैं इनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन लिखूंगा, कैसे सीक्वेंस वाइज इनका ऑर्गेनाइजेशन बना है। सबसे पहले सबसे टॉप पर होता है कमांड। ठीक, हिंदी में भी आप लिखेंगे इसको कमांड। ठीक है, हिंदी में भी आपको वैसे ही लिखना है, कमांड। ठीक, इसके नीचे आते हैं आपके कोर, कोर, कॉर्प्स जिसको बोलते हैं। ठीक, इसके नीचे आते हैं कॉर्प्स, हिंदी में बोलते हैं कोर। ठीक है, तो कमांड के नीचे आते हैं कॉर्प्स जिसको हम कोर कहते हैं। इसके नीचे आते हैं डिवीजन। ठीक, हिंदी में भी क्या लिखेंगे? डिवीजन। ठीक, इसके नीचे आती है आपकी ब्रिगेड। ये मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं पूरा इनका ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिगेड के अंतर्गत आते हैं अपने 3000 से 5000 सैनिक, 3000 to 5000 सोल्जर्स। 3000 से 5000 सैनिक होते हैं एक ब्रिगेड में। ठीक है, तो उससे नीचे आती है ब्रिगेड, और ब्रिगेड से फिर नीचे आती है बटालियन। बटालियन, ठीक, बटालियन। ठीक है, बटालियन में तकरीबन होते हैं 900 सैनिक, 900 सोल्जर्स। मतलब अगर 900 सोल्जर्स हैं तो वो क्या कहलाएगी? एक बटालियन कहलाएगी। ठीक, इसके बाद बटालियन से नीचे अगर हम बात करें तो आती है आपकी कंपनी। ठीक, कंपनी में तकरीबन 100 से 150 सोल्जर्स होते हैं, 100 to 150 सोल्जर्स। ठीक, तो उसके नीचे आती है कंपनी। ठीक, फिर इसके नीचे अगर हम बात करें तो आता है प्लाटून। ठीक, हिंदी में इसको बोलेंगे पलटन। ये नोट कर लीजिएगा, हिंदी में इनको पलटन या दस्ता कहते हैं। ठीक है, तो पलटन या दस्ता। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? प्लाटून। ये द है, दस्ता। ठीक, इसमें तकरीबन 36 सोल्जर्स होते हैं। कितने सैनिक होते हैं? 36। ठीक है, और प्लाटून या पलटन से भी नीचे जो आते हैं वो आते हैं सेक्शन। हिंदी में भी क्या लिखेंगे? सेक्शन। इसमें 10 सैनिक होते हैं। ठीक, तो ये आपको इनका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। सबसे नीचे होते हैं सेक्शन, मतलब जिसमें कितने सैनिक होते हैं? 10 सैनिक। उससे ऊपर आती है पलटन, प्लाटून, जिसमें कितने सैनिक होते हैं? 36। इसके ऊपर आती है कंपनी, जिसमें 100 से 150 सैनिक होते हैं। उससे ऊपर आती है बटालियन, बटालियन में कितने सैनिक होते हैं? 900 सैनिक होते हैं। उससे ऊपर आती है ब्रिगेड। ठीक, ब्रिगेड में होते हैं 3000 से 5000 सैनिक। और उससे ऊपर आता है अपना डिवीजन, डिवीजन से ऊपर आता है कोर, और कोर से ऊपर आता है कमांड। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी का। समझ में आया आपको? सबसे ऊपर कमांड और सबसे नीचे सेक्शन। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि किसका क्या क्या काम है। सबसे ऊपर आता है कमांड। ठीक, देखिए इंडियन आर्मी में अगर हम बात करें तो टोटल 6 फंक्शनल कमांड है। ठीक है, और एक ट्रेनिंग कमांड है। मतलब वैसे अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड है। ठीक है, जिसमें से जो 6 फंक्शनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। और हर कमांड के अंदर
एक जनरल ऑफिसर होता है जो कमांडर इन चीफ होता है, ठीक है। और ये किस रैंक का ऑफिसर होता है? लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का, एसपीजी। ठीक, मतलब इस ऑफिसर की रैंक क्या होती है? लेफ्टिनेंट जनरल। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं ये सब बताऊंगा आपको, लेफ्टिनेंट जनरल इनकी रैंक्स बताऊंगा मैं। अभी आपको ये याद रखना है कि जो कमांड होता है, ठीक है, भारतीय सेना के 6 फंक्शनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। ठीक, हर कमांड का अपना एक ऑफिसर होता है जो कमांडर इन चीफ होता है, ठीक, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। किस रैंक का होता है ये? लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। ठीक, अब इंडियन आर्मी में कौन कौन सी कमांड है, हमें ये देखना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया टोटल 7 कमांड है, 6 फंक्शनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। तो टोटल कितनी कमांड हो गई? 7 हो गई। तो अब आपको इन कमांड और इनके हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। देखिए, आपसे ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि ये जो कमांड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आपको इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड याद रखने हैं और उनके हेडक्वार्टर्स याद रखने हैं। ठीक, तो ये है वो 7 कमांड। ठीक, सबसे पहला है सेंट्रल कमांड, जिसको केंद्रीय कमान कहते हैं। ठीक, देखिए, कमांड को हिंदी में बोलते हैं कमान, ठीक है, कमान। ठीक, कमांड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमान। तो सेंट्रल कमांड जो है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो याद रखिएगा, सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करें ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड मतलब पूर्वी कमांड, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो आपको याद रखना है ईस्टर्न कमांड, ठीक है, मतलब पूर्वी कमांड, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद बात करें नॉर्दर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड मतलब उत्तरी कमांड, इसका हेडक्वार्टर है उधमपुर में, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो नॉर्दर्न कमांड, उत्तरी कमान कहां है? उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद बात करें, अगला है सदर्न कमांड। ठीक, सदर्न कमांड मतलब दक्षिणी कमांड, इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक, तो याद रखिएगा, दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र। इसके बाद बात करें दक्षिण पश्चिमी कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, इसका हेडक्वार्टर है जयपुर, राजस्थान में। ठीक, तो याद रखिएगा, साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है, उत्तर सॉरी दक्षिण पश्चिमी कमांड, ये कहां पर है? जयपुर, राजस्थान। और इसके बाद बात करें पश्चिमी कमांड, वेस्टर्न कमांड, ये है चांडी मंदिर, हरियाणा में। ठीक, तो चंडी मंदिर हरियाणा में किसका कमांड है? वेस्टर्न कमांड। ठीक, तो ये टोटल जो 6 हैं, ये 6 फंक्शनल कमांड है। ये जो ऊपर के 6 मैंने आपको बताए, ये 6 फंक्शनल कमांड है। इसके अलावा एक ट्रेनिंग कमांड भी मैंने आपको बताया था, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, सेना प्रशिक्षण कमांड, ये है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो सेना का प्रशिक्षण कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये कहां पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश, हेडक्वार्टर्स। समझ में आया आपको? ठीक, तो सबसे पहले आपको समझ में आया कमांड, टोटल 6 फंक्शनल और एक ट्रेनिंग कमांड है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर्स कहां है? लखनऊ में। ईस्टर्न कमांड का कहां है? कोलकाता। नॉर्दर्न कमांड का कहां है? उधमपुर। सदर्न कमांड का कहां है? पुणे। साउथ वेस्टर्न कमांड का जयपुर। वेस्टर्न कमांड का चांडी मंदिर और आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, हिमाचल प्रदेश। समझ में आया आपको ये? ठीक, तो सबसे पहला क्या है आपका? कमांड। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक, और इसको हेड कौन करते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ये पूरा स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, ये बगल में बना लीजिएगा स्ट्रक्चर अपने बुक कॉपी में। इसके बाद अगला बात करें, अगला होता है आपका कॉर्प्स, कोर। ठीक है, इट इज द फील्ड फॉर्मेशन ऑफ द आर्मी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर एरिया अंडर द कमांड। अ कमांड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कॉर्प्स। देखिए, अब होता क्या है, जैसे आपने ईस्टर्न कमांड बना दिया, ठीक है, अब ईस्टर्न कमांड में जमीन पर एक आर्मी का कोर बनाना है, कॉर्प बनाना है। ठीक है, मतलब वो आएगा ईस्टर्न कमांड के अंदर। ठीक, हेडक्वार्टर्स उसका कोलकाता है, लेकिन उसी के अंडर में 2 से 3 कॉर्प्स होते हैं, ये हर कमांड के अंडर में होता है।
इसमें क्या होता है, सेना जो फील्ड फॉर्मेशन, ठीक है, जो कमांड के अंतर्गत आने वाली एक विशेष क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब वो एक पर्टिकुलर एरिया उनको दिया जाता है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, वो पर्टिकुलर कोर या कोर। एक कमांड के अंदर जनरली 2 से 3 कोर होते हैं। इसके बाद आता है डिवीजन। ठीक, डिवीजन कोर के अंदर होते हैं और इसमें 3 या उससे ज्यादा ब्रिगेड्स होती हैं। ठीक है, जिसमें लड़ाकू ट्रूप्स और सपोर्ट एलिमेंट्स होते हैं। देखिए अब डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये कोर के अंतर्गत आती है। इसमें आमतौर पर जो लड़ाकू सैनिक होते हैं, कॉम्बैट ट्रूप्स, इसके अलावा सहायक तत्व और ये 3 या उससे अधिक ब्रिगेड इसमें एक के अंदर होती है। मतलब एक डिवीजन के अंदर 3 या 3 से अधिक ब्रिगेड होती है। ठीक है, अब डिवीजन कौन कौन से हो सकते हैं, इन्फेंट्री डिवीजन, आर्म्ड डिवीजन, आर्टिलरी डिवीजन। देखिए अब इसमें क्या क्या होता है, एक तो आती है इन्फेंट्री डिवीजन। ठीक है, इन्फेंट्री। इसके अलावा आर्म्ड बख्तरबंद डिवीजन, ठीक है, और आर्टिलरी डिवीजन। ठीक है, तो ये अलग अलग डिवीजन है। ठीक है, जिसमें 3 से 4 ब्रिगेड्स होती है। ठीक है, इसमें लड़ाकू सैनिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सहायक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन। ठीक, इसके बाद बात करें, अगला होती है ब्रिगेड। अब मैंने आपको बताया था ब्रिगेड में 3000 से 5000 लड़ाकू सैनिक होते हैं एक ब्रिगेड में। ठीक है, और एक ब्रिगेड के अंदर 3 से ज्यादा बटालियन होती है। मतलब 3 या 3 से ज्यादा बटालियन होती है एक ब्रिगेड में। ठीक है, द आर्मी ऑल्सो हैज इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स विच वर्क डायरेक्टली अंडर द कॉर्प्स कमांडर्स। ठीक है, देखिए आर्मी में जो सेना जो होती है, ठीक है, उनमें एक स्वतंत्र ब्रिगेड भी होती है जो सीधे कोर कमांडर के अधीन काम करती है। कोर कमांडर जो होता है उसके अधीन काम करती है। तो इसके बाद आ गया ब्रिगेड। अब ब्रिगेड के बाद आता है बटालियन। बटालियन में मैंने आपको बताया 900 सैनिक होते हैं, लड़ाकू सैनिक। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बैट यूनिट होती है। देखिए आप कभी भी देखिएगा, जब भी कभी युद्ध होता है, ठीक, तो आपने देखा हो रेजिमेंट या बटालियन कहा जाता है। ठीक, बेसिकली जो असल में सामने जाकर के जो युद्ध कर रही है वो बटालियन करती है। ठीक, बड़े क्षेत्र में बटालियन होती है और अगर क्षेत्र छोटा है, बॉर्डर एरिया अगर छोटा है, ठीक, तो वहां पर कौन होती है, वहां पर कंपनी होती है। ठीक, जिसमें 100 से 150 सैनिक होते हैं। ठीक, तो बेसिकली कौन सामने लड़ता है जाकर के, बटालियन लड़ती है। तो एक तरीके से कहा जाए तो बटालियन जो होती है ये मुख्य लड़ाका टुकड़ी होती है। मेनली जो सामने जाकर के लड़ती है वो कौन लड़ती है, बटालियन लड़ती है। समझ में आए। और फिर जो छोटी जगहों पे लड़ते हैं, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा सैनिक नहीं होते, वो होती है कंपनी। इसमें 100 से 150 सैनिक होते हैं कंपनी में। एक कंपनी में कितने सैनिक होते हैं, 100 से 150 सैनिक। ठीक, इसके अलावा अगला आता है, मैंने आपको बताया था प्लाटून, स्क्वाड, दस्ता, पलटन। ठीक है, दस्ता, स्क्वाड बोलते हैं इसको, प्लाटून। ये 36 सैनिकों का एक स्क्वाड होता है। ठीक है, इसमें 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब 3 सेक्शन होते हैं इसमें। इसके अंतर्गत कितने सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन। और टोटल कितने सैनिक होते हैं, 36 सैनिक होते हैं, प्लाटून। और सबसे छोटी यूनिट होती है आर्मी की सेक्शन, इसमें 10 सैनिक होते हैं। ठीक, तो मैंने आपको यही बताया, पूरा सेक्शंस बताए आपको। उससे ऊपर होता है अपना स्क्वाड या प्लाटून जिसको बोलते हैं, पलटन। फिर उससे ऊपर कंपनी, कंपनी से ऊपर बटालियन, बटालियन के ऊपर ब्रिगेड, ब्रिगेड के ऊपर डिवीजन, डिवीजन के ऊपर कोर, कोर के ऊपर कमांड। समझ में आ गया आपको। तो ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ में आया इंडियन आर्मी का। ठीक, क्लियर हुआ ये। ठीक, अब हम देखते हैं इनकी रैंक्स। मतलब जो आर्मी में जो ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, देखिए 2 तरीके के आर्मी में लोग होते हैं। एक तो जो अधिकारी रैंक के होते हैं, ठीक है, और एक जूनियर कमीशन होते हैं जो नॉन कमीशन अफसर होते हैं। ठीक, 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, एक कमीशन अफसर होते हैं और एक नॉन कमीशन अफसर होते हैं। ठीक, तो जो सैन्य अधिकारी होते हैं तो हर किसी की रैंक अलग अलग है। ठीक, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इनकी रैंक। ठीक,
तो सबसे पहले हम देखेंगे रैंक किनकी, कमीशन्ड ऑफिसर्स की, मतलब जो मेन ऑफिसर्स होते हैं। ठीक, तो मेन ऑफिसर्स जो होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स, उनकी रैंक सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे नीचे अगर कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात करें तो सबसे नीचे जो आते हैं वो आते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट सबसे नीचे कौन रिक्रूट होता है, मतलब जो सबसे पहली स्टेज में जो रिक्रूटमेंट होता है वो कौन होता है, एज अ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के ऊपर अगर हम बात करें फिर बनते हैं कैप्टन, मतलब लेफ्टिनेंट के ऊपर कौन बनता है, कैप्टन बनता है। ये मैं रैंक बता रहा हूं आपको। सबसे नीचे होते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के ऊपर होते हैं कैप्टन, कैप्टन के ऊपर होते हैं मेजर। ठीक, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, मेजर ही लिखेंगे इसको। यहां पर भी कैप्टन को कैप्टन लिखेंगे, लेफ्टिनेंट को लेफ्टिनेंट लिखेंगे। तो सबसे नीचे आते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के ऊपर कैप्टन, कैप्टन के ऊपर मेजर। ठीक, और मेजर के ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक, तो लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक, तो लेफ्टिनेंट कर्नल आते हैं, उसके ऊपर आते हैं कर्नल। ठीक, तो लेफ्टिनेंट कर्नल, और लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कौन आते हैं, कर्नल आते हैं। ठीक, कर्नल के ऊपर आते हैं ब्रिगेडियर। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, इनको यही लिखेंगे। ठीक, तो कर्नल के ऊपर कौन आते हैं, ब्रिगेडियर। ठीक, ब्रिगेडियर के ऊपर आते हैं मेजर जनरल। ठीक, ब्रिगेडियर के ऊपर कौन आते हैं, मेजर जनरल। ठीक, तो ब्रिगेडियर के ऊपर कौन आएंगे, मेजर जनरल। मेजर जनरल के ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक, तो मेजर जनरल के ऊपर कौन आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल, और लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जो आते हैं वो आते हैं जनरल। ठीक, और जनरल के ऊपर आते हैं फील्ड मार्शल। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन आते हैं, फील्ड मार्शल। ठीक, तो ये कमीशन ऑफिसर्स की रैंक है। सबसे नीचे आते हैं लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से ऊपर आते हैं कैप्टन, कैप्टन के ऊपर मेजर, मेजर के ऊपर लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर कर्नल, कर्नल के ऊपर ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के ऊपर मेजर जनरल, मेजर जनरल के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जनरल, और जनरल के ऊपर फील्ड मार्शल। तो ये रैंक होती है कमीशन ऑफिसर्स की। ठीक है, मतलब अधिकारियों की रैंक। समझ में आया आपको, हिंदी में भी लिख लीजिएगा। हिंदी में भी फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल ही लिखना है हिंदी में। ठीक है, फिर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। ठीक, ये कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, इनकी रैंक अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे नीचे आते हैं जवान। ठीक, जवान जो भर्ती होता है सबसे नीचे। इसके बाद जवान के बाद आता है लांस नायक। ठीक, मतलब जवान के ऊपर कौन बनते हैं, लांस नायक। फिर बनते हैं नायक। ठीक है, नायक बनेंगे। नायक के ऊपर बनते हैं हवलदार। ठीक, नायक के ऊपर कौन, हवलदार। हवलदार के ऊपर हवलदार मेजर। हवलदार के ऊपर हवलदार मेजर, और हवलदार मेजर के ऊपर हैं नायब सूबेदार। ठीक, नायब सूबेदार। ठीक, नायब सूबेदार के ऊपर होंगे सूबेदार, और सूबेदार के ऊपर होंगे सूबेदार मेजर।
ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक होती है। ठीक, सबसे नीचे जवान, जवान से ऊपर लांस नायक, लांस नायक के ऊपर नायक, नायक के ऊपर हवलदार, हवलदार के ऊपर हवलदार मेजर, हवलदार मेजर के ऊपर नायब सूबेदार, नायब सूबेदार के ऊपर सूबेदार, सूबेदार के ऊपर सूबेदार मेजर। तो समझ में आया आपको रैंक। एक कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए रैंक अलग होती है और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए रैंक अलग होती है। कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे नीचे लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल और फिर फील्ड मार्शल। और नॉन कमीशन्ड में जवान, लांस नायक, नायक, हवलदार, हवलदार मेजर, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार। समझ में आ गया आपको? तो ये पूरा रैंक स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, क्लियर हुआ ये? ठीक, सारी चीजें क्लियर हुई आपको? इसके बाद ठीक, हम देख लेते हैं कि हमारी सेना में अगर हम बात करें तो शस्त्र कौन कौन से हैं और उपकरण कौन कौन से हैं। मतलब हमारी आर्मी में वेपन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो रैंक देख ली हमने। ठीक, अब हम जो अगला देखेंगे वो देखेंगे कि वेपन्स और इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं हमारी आर्मी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी इन्फेंट्री सेना, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। ठीक, हमारी इस सेना के पास 9 mm की पिस्टल होती है, कार्बाइन्स, मशीन गन्स, INSAS राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, लाइट एंड मीडियम मशीन गन्स, मोर्टार्स, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल्स एंड बैटलफील्ड सर्वेलेंस रडार्स। ये हमारे किन के पास होते हैं? पैदल सेना के पास, इन्फेंट्री के पास। तो कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं? 9 mm की पिस्टल होगी, कार्बाइन्स होंगे, मशीन गन होगी, इंसास राइफल्स होंगे, स्नाइपर राइफल्स भी होती हैं, लाइट और मीडियम मशीन गन्स, मोटरार। ठीक है, इसके अलावा रॉकेट लॉन्चर, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स, एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, मतलब ऐसी मिसाइल जो एंटी टैंक हो, और बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार्स। ठीक, इससे लैस होती है हमारी पैदल सेना। ठीक, इसके बाद हम बात करें हमारी जो आर्मर है। ठीक है, ठीक, तो जो आर्मर रेजिमेंट होती है इनके पास टैंक होते हैं। देखिए, टैंक जो होता है ना, बख्तरबंद जिसको कहते हैं, बख्तरबंद रेजिमेंट जो होती है, इनमें क्या होते हैं? टैंक होते हैं। ठीक है, टैंक बेसिकली अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो हमारे पास T-72 अजेय टैंक है, JT-90 भीष्म और अर्जुन, ये मुख्य बैटल टैंक है हमारे पास। ठीक, तो कौन कौन से टैंक हैं? अजेय टैंक T-72, JT-90 भीष्म और अर्जुन मेन बैटल टैंक। ठीक है, तो ये आर्मर जो है, ठीक है, मतलब ये बख्तरबंद रेजिमेंट जो है इनके अंडर में क्या होते हैं? टैंक्स होते हैं। इसके अलावा बात करें मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, मतलब मैकेनाइज्ड पैदल सेना, इनके पास बेसिकली अपार्ट फ्रॉम स्मॉल आर्म्स द BMP-2 infantry fighting vehicle is the main combat equipment of the mechanized infantry. Machine guns and anti-tank missiles are also mounted on the BMPs. देखिए, BMP बेसिकली क्या होती है? ये एक वाहन यंत्र होता है। ठीक है, लड़ाका वाहन यंत्र होता है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल होता है ये BMP। ठीक है, ठीक, ये जो होता है मुख्य लड़ाकू उपकरण होता है इस वाली सेना का। मैकेनाइज्ड पैदल सेना के पास देखिए छोटे वेपन्स तो होते ही, स्मॉल आर्म्स तो होते ही, इसके अलावा इनके पास एक BMP होती है। ठीक है, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो एक लड़ाका वाहन यंत्र है, और ये मेन मुख्य लड़ाकू उपकरण होता है मैकेनाइज्ड पैदल सेना के पास। मशीन गन्स भी इनके पास होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स भी लगी होती है इसमें BMP में। इसके अलावा बात करें आर्टिलरी, देखिए हमारे यहाँ एक आर्टिलरी की भी रेजिमेंट होती है। ठीक है, इस इनके पास लॉन्ग रेंज गन्स होती है दैट सपोर्ट्स द इन्फेंट्री। देखिए, कभी कभार होता क्या है, जैसे हमारी पैदल सेना है, ठीक है, अब कहीं पर दूर पर कोई पोस्ट है। ठीक, अब वहां पर हमारी पैदल सेना मान लीजिए खड़ी चढ़ाई है, अब हमारी पैदल सेना वहां चढ़ नहीं पा रही है।
ठीक है, अब उस पोस्ट को उड़ाना है दूर से, ठीक, तो कौन उड़ाएगा? तब हमारी आर्टिलरी रेजिमेंट यूज होती है, ठीक, जिससे हम क्या करेंगे, इनके पास लॉन्ग रेंज गन्स होती हैं, लंबी दूरी की गन्स होती हैं, तो यहीं से क्या करेंगी, पूरी तरीके से उसको उड़ा देंगे, ठीक। आपने आर्टिलरी देखी होगी, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं आर्टिलरी में, ठीक है, उसमें दूर लॉन्ग रेंज गन्स होती है, ठीक है, और ये बेसिकली किनको सपोर्ट करने के लिए होती है, ठीक। आर्टिलरी को हिंदी में तोपखाना कहते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा, आर्टिलरी को बोलते हैं तोपखाना, ठीक है, तो तोप खाना होता है ये, यहाँ से तोप चलते हैं दनादन दनादन, ठीक है। इसके अलावा इनके पास मीडियम गन्स होती हैं, हॉर्स राइड्स होते हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं, ये आर्टिलरी की रेजिमेंट्स में ये सारी चीजें, ठीक, तोप खाना बोलते हैं इसको। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास मिसाइल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी इंडियन आर्मी के पास बहुत सारी मिसाइल्स, जैसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक, ये सब हमारे पास क्या है, मिसाइल्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा बात करें तो आर्मी एविएशन, देखिए सेना का विमानन भी है, देखिए हमारे पास चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है, ये सेना का हेलीकॉप्टर है, ठीक है, ध्रुवश है, एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर। देखिए मैंने आपको बताया था 1962 1975 में जब जनरल के वी कृष्ण राव कमेटी बनी थी, तब उन्होंने कहा था कि भाई हमारी आर्मी में हेलीकॉप्टर्स भी होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारी सेना को किसी ऐसी लोकेशन पे उतारना है जहां पर जमीन से या ट्रेन से या फ्लाइट से नहीं जाया जा सकता, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट सी जगहों पर उतारना है, कैसे उतारेंगे, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो हमारे यहाँ चेतक और चीता हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसके अलावा ध्रुव एडवांस भी है, लैंडिंग हेलीकॉप्टर ध्रुवश, ठीक है, तो ध्रुव, ठीक है, ये भी एक हेलीकॉप्टर है, एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर, समझ में आया आपको, ठीक। तो ये था हमारा पूरा भारतीय थल सेना, ठीक। हमने इंडियन आर्मी की हिस्ट्री पढ़ी, ठीक, हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके कौन कमांड देता है उनको, इंडियन आर्मी को, उनका पूरा संगठन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा हमने, हमने उनकी रैंक्स देखी कि उनकी रैंक्स क्या क्या है, और हमने इक्विपमेंट्स देखे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, ठीक। तो ये था हमारा इंडियन आर्मी, ठीक। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक। कल हम पढ़ेंगे इंडियन नेवी के बारे में, ठीक, कल हम पढ़ेंगे भारतीय नौसेना के बारे में, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, क्लियर। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल को, अगर आपको थोड़ी बहुत भी अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मदद अगर आपको मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।